नमस्कार दोस्तों अगर वर्तमान समय की अगर हम बात करें तो आप सभी जानते हैं कि बाजार में और हमारे आसपास उपलब्ध हर एक चीज़ को प्राप्त करने के लिए हमें उसका एक मूल्य अदा करना पड़ता है। और हम ये भी जानते हैं कि समय के साथ इन मूल्यों में बढ़ोतरी होती है, मूल्यों में परिवर्तन होता है। और जब मूल्यों में इस प्रकार से परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन सरकार की नीतियों को भी काफ़ी प्रभावित करता है। सरकार जो भी योजनाएं बनाती है या जो भी निर्णय भविष्य में राज्य के विकास के लिए या देश के विकास के लिए लेती है तो उनमें कहीं ना कहीं मूल्यों में होने वाला ये बदलाव जो है काफ़ी कुछ प्रभाव डालता है। इसीलिए सरकार क्या करती है, इन मूल्यों में होने वाले परिवर्तन पर नज़र रखती है और इसी के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल्य सांख्यिकी। तो आज की इस कक्षा में हम सभी इस मूल्य सांख्यिकी पर ही चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार ये मूल्य सांख्यिकी क्या होती है। तो दोस्तों मूल्य सांख्यिकी की अगर हम बात करें तो किसी भी एक विशेष क्षेत्र में एक निश्चित अवधि में एक समय अवधि हो सकती है, आप एक साल बोल सकते हैं या फिर वो 6 महीने हो सकते हैं या 1 महीना हो सकता है या सप्ताह हो सकता है, 7 दिन का समय हो सकता है। उस अवधि में आप किसी क्षेत्र में किन्हीं चुनी हुई वस्तुओं, चुनिंदा वस्तुओं के मूल्यों में जो परिवर्तन होते हैं उसको दर्शाने का काम हमारे ये मूल्य सूचकांक करते हैं। अब मूल्यों में जो परिवर्तन है वो हम 2 स्थानों पर देखते हैं। देखिए, वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो अलग अलग रूप से होता है। अगर मान लीजिए आप कोई उपभोक्ता हैं तो आप सीमित मात्रा में वस्तुएं खरीदते हैं। अब मान लीजिए आपको कपड़े खरीदने, तो आप अपने लिए 1 या 2 ड्रेसेस खरीद लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 खरीद लेंगे, इतना ही हमारा एक लिमिटेड जो है आपका ट्रांजैक्शन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यापारी है और व्यापार करने के लिए कोई वस्तु खरीद रहा है तो उसके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्रा बहुत अधिक होगी। जैसे कि वो लगभग 1000 पैंट के लिए एक साथ वो कपड़ा खरीदेगा, तो ऐसे में उसके लिए जो मूल्य होते हैं वो अलग होते हैं और जो उपभोक्ताओं के द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं के मूल्य होते हैं वो अलग होते हैं। मतलब जो थोक स्तर पर मूल्य चीजें जब खरीदी जाती है तो उनका मूल्य थोड़ा कम होता है, जबकि आप जब रिटेल स्तर पर, उपभोक्ता के स्तर पर जाकर चीजें खरीदते हैं तो मूल्य थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है पर यूनिट। और इसीलिए हमारे यहाँ पर मूल्य सूचकांक भी 2 तरह के होते हैं। एक होता है थोक मूल्य सूचकांक और दूसरा होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक व्यापक स्तर पर, बड़े स्तर पर चीजों के जो मूल्य है उनमें परिवर्तन को जांचने का प्रयास करता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है वो ग्राहक के स्तर पर जाकर के और जो वस्तुएं ग्राहक उपयोग करता है उनमें परिवर्तन को जांचने का प्रयास करता है। तो आज की इस कक्षा में हम सभी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो आपके इकोनॉमिक रिव्यू का काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक भी है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, तो बिल्कुल सीधी और सिंपल बात है कि उपभोक्ता जो है जिन वस्तुओं का दिन प्रतिदिन में प्रयोग करते हैं उन सभी वस्तुओं को कुछ समूहों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है और उन समूहों में जो भी मूल्य का परिवर्तन होता है उसको मापने का काम आपका ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करता है। तो वर्तमान में अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर 4 तरह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो हैं वो जारी किए जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो उपभोक्ताओं के प्रकार हैं वो भी अलग अलग हैं। हो सकता है हम जिन उपभोक्ताओं की बात कर रहे हैं वो कृषि श्रमिक हो, अर्थात गाँव में जो खेती से संबंधित कार्य हैं उनमें वो अगर श्रम कर रहे हैं तो वो कृषि श्रमिक हैं, तो उनके लिए चीज़ों की वैल्यूज कुछ अलग तरीके से होगी। फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो गाँव में ही हैं लेकिन वो खेती का काम न करके बाकी अन्य कामों में लगे हो सकते हैं। हो सकता है वे वहाँ पर निर्माण कार्य में लगे हों, हो सकता है वे वहाँ पर खनन से जुड़े कार्यों में लगे हों या फिर व्यापारिक गतिविधियों के अंतर्गत मजदूरी वो करते हों। तो जो कृषि से जुड़े श्रमिक हैं उनके लिए वस्तुओं के जो मूल्य हैं वे हम अलग तरीके से देखते हैं। इसके बाद एक और जो हमारा मूल्य सूचकांक जारी किया जाता है वो ग्रामीण, शहरी और संयुक्त, मतलब गांव के सभी लोगों के लिए, शहर के सभी लोगों के लिए और दोनों का मिलाकर के, मतलब हर एक स्तर पर सभी को मिलाकर के ओवरऑल मूल्यों में क्या परिवर्तन हो रहा है उन सभी को जो है पता करने के लिए एक और मूल्य सूचकांक आता है जिसको बोलते हैं ग्रामीण, शहरी एवं संयुक्त हेतु। ठीक है, तो वो रूरल एरिया के लिए भी होता है, अर्बन एरिया के लिए भी होता है और कंबाइंड भी होता है।
और फिर चौथे तरीका का मूल्य सूचकांक हमारा आता है जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए। तो हमारे जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पर जो बहुत से उद्योग धंधे हैं उनमें अगर हम जाकर के देखें तो वहां पर भी कई लोग काम कर रहे होते हैं, तो उनका भी जो है उनके लिए भी मूल्यों में जो बदलाव होते हैं उनको जांचने के लिए हम एक और सूचकांक जारी करते हैं जिसको हम बोलते हैं औद्योगिक श्रमिकों के लिए मूल्य सूचकांक। तो ये 4 तरह के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हमारे यहाँ पर लिए जाते हैं। अब ये चारों क्या हैं और इनका क्या क्या महत्व है उसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल दोस्तों हर एक जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इसका एक आधार वर्ष होता है। आधार वर्ष क्यों होता है? आधार वर्ष वो साल है जहां से हम मूल्यों में परिवर्तन को मापना शुरू करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी मूल्य सूचकांक के लिए हमने आधार वर्ष 2011-12 रख दिया, तो हम कहेंगे कि 2011-12 में मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है। तो आज की तुलना में जब हम 2022-23 में हैं तो 2011-12 से लेकर आज तक उस 100 रुपए की वस्तु में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत के हिसाब से हम इसको देखते हैं। जैसे मान लो कोई वस्तु 2011-12 में आपको 50 रुपए में मिलती थी, अब हमने उसको आधार वर्ष के अनुसार 100 पर ले लिया, तो आज की तारीख में मान लीजिए वो वस्तु अब हमको 50 रुपए की बजाय 65 रुपए में मिल रही है। इसका मतलब 50 रुपए की वस्तु पर 15 रुपए मूल्य वृद्धि हो गई, तो 100 रुपए की वस्तु पर 30 रुपए की मूल्य वृद्धि होगी। तो आज की तारीख में उसका जो मूल्य सूचकांक उस आधार वर्ष के हिसाब से देखेंगे तो वो 100 रुपए से 130 रुपए पर चला जाएगा। इसी तरह से हम बाकी वस्तुओं की भी मूल्यों का मूल्य सूचकांक के माध्यम से निर्धारण करते हैं और ये देखने का प्रयास करते हैं कि मूल्यों में कितनी वृद्धि हो चुकी है, ताकि सरकार उसी के अनुरूप लोगों को राहत पहुंचाने के लिए योजनाएं लाती है। अब इसीलिए हमने हमारे चारों जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उनके कुछ आधार वर्ष बनाए हैं। अगर हम बात करें सभी की एक एक करके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रामीण, शहरी और संयुक्त जो है उसका आधार वर्ष है 2012 बराबर 100, अर्थात वर्ष 2012 को हमने आधार बनाया ग्रामीण, शहरी और संयुक्त जो हमारा मूल्य सूचकांक है उसके लिए। तो 2012 बराबर 100 था और जारीकर्ता कौन था? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नई दिल्ली। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो अर्बन, ग्रामीण और संयुक्त ये जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है इनको कौन जारी करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है नई दिल्ली में, उसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। इसके बाद में 3 जो बाकी हमारे श्रमिकों के सूचकांक हैं उनको श्रम ब्यूरो जारी करेगा। तो सीधी सीधी बात है, जब बात श्रम की आ रही है तो श्रम से जुड़े हुए सभी सूचकांकों को जारी करने का काम कौन करता है? श्रम ब्यूरो, जो कि शिमला में स्थित है। इसके केंद्र होते हैं अलग अलग जगह पर, जैसे हमारे राजस्थान में भी 3 केंद्र वर्तमान में है जहां से ये डेटा लेता है और उस डेटा के आधार पर उसे जारी किया जाता है। अलवर, जयपुर और अजमेर से ये डेटा लेता है और फिर मासिक आधार पर इसको जारी करता है। ये सारे के सारे सूचकांक मासिक आधार पर जारी किए जाते हैं। फिर बात करें अगर हम कृषि और ग्रामीण श्रमिकों की, तो इनके भी आधार वर्ष जो है काफी पुराने हैं। 1986-87 में हमने इसका आधार वर्ष 100 लिया था और उसी के अनुरूप हम आज इनके जो महंगाई है उसको जांचने का प्रयास करते हैं। फिर हमारा जो औद्योगिक श्रमिकों का सूचकांक है इसके आधार वर्ष की बात करें तो ये नवीनतम है। 2016 में इसके सूचकांक को बदला गया था और 2016 को 100 का अंक लेते हुए और उस वर्ष से हम इसकी गणना कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, औद्योगिक श्रमिकों की बात करें तो जो उद्योगों में काम करने वाले, जो हमारे कारखानों में, जो खनन से जुड़ी गतिविधियों में है, जो हमारे मोटर परिवहन, पोर्ट्स पर काम करने वाले हैं, जितने भी उद्योगों में नियोजित श्रमिक हैं, उनका जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो इसके रूप में काउंट किया जाता है। अब महत्व की बात करें कि इनका क्या क्या महत्व है, तो सबसे पहले बात आती है औद्योगिक श्रमिकों हेतु जो सूचकांक है उसकी। तो आपने सुना होगा कि सरकार के द्वारा हर वर्ष 2 बार, वर्ष में 2 बार जो है महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, जिसको हम डियरनेस अलाउंस या DA के नाम से जानते हैं। तो ये DA जो है इसको बढ़ाने का जो आधार है वो ये औद्योगिक श्रमिकों का सूचकांक ही है कि हमारे जो उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक हैं उनको कितना पेमेंट करना पड़ रहा है अपनी रोजमर्रा की वस्तुओं को खरीदने के लिए, और वहीं पर इनको जो है उसमें जो इस मूल्य सूचकांक में जो परिवर्तन होता है उसी के आधार पर उनका महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है ताकि वे अपने जीवन को यापन कर सके। ठीक है, तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का निर्धारण आपके
औद्योगिक श्रमिकों हेतु जो सूचकांक है सीपीआई वर्कर्स, उसके द्वारा बढ़ाया जाता है। संग्रहण की बात करें तो मैंने बताया था आपको 3 स्थान है जहां से संग्रहण होता है। पहले आपके जयपुर, भीलवाड़ा, ठीक है, और क्या था, अजमेर था, लेकिन अब अजमेर को हटा दिया गया है और अब जयपुर, भीलवाड़ा और अलवर ये 3 केंद्र हैं जहां से संग्रहण किया जाता है। पूरे देश में 88 केंद्र हैं और राजस्थान में ये 3 केंद्र जहां से हमारा औद्योगिक श्रमिकों का जो सूचकांक है उसका संग्रहण किया जाता है। ठीक है, बाकी कृषि श्रमिकों के सूचकांक के लिए आपके कृषि और ग्रामीण श्रमिकों के सूचकांक की ज्यादातर जो जानकारी है वो जो केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बने हुए हैं वहां से लिया जाता है। जैसे कि डाक विभाग के द्वारा भी बीच में इनके कलेक्शन का काम किया जाता था। ठीक है, और ग्रामीण, शहरी और संयुक्त हेतु बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय इनके संग्रहण का काम करता है। अब बात आती है कि सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में जो सूचकांक बनाया जाता है उसका गठन कैसे होता है, उसमें कौन कौन सी चीजों को हम सम्मिलित करते हैं। तो आप खुद बताइए कि किसी उपभोक्ता के लिए उपभोग की चीजें कौन सी होगी। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कीजिए, हमें रटने की जरूरत ही नहीं है। तो आप एक कहावत आपने सुनी होगी कि रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो रोटी, कपड़ा और मकान की ये जो चीज है यही आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई पर लागू होती है। सीपीआई की अगर हम बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के 6 अलग अलग बिंदुओं को सम्मिलित किया जाता है। 6 समूहों के आधार पर आपका ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार किया जाता है। ये कौन कौन से हैं? सबसे पहला जैसे मैंने बताया रोटी, तो रोटी के लिए हम शब्द प्रयोग कर सकते हैं खाद्य और पेय। ठीक है, तो खाद्य और पेय पदार्थों के जो मूल्यों में परिवर्तन होता है उसको हम यहाँ पर रखते हैं खाद्य और पेय के रूप में। और इस खाद्य और पेय का जो योगदान है वो सबसे ज्यादा है, 46% जो वस्तुएं हैं वो इसी से जुड़ी हुई है। तो खाने पीने की चीजों में जो महंगाई होती है उसका सीपीआई में पहला योगदान है। फिर इसके बाद में जो दूसरी चीज उनके लिए आती है वो है कपड़ा। तो कपड़े के साथ में हमको जूते भी पहनने पड़ते हैं, तो कपड़ा के साथ हम हमेशा लेते हैं जूते। ठीक है, तो कपड़े और जूते ये दोनों मिलकर के, वस्त्र और जूते ये दोनों मिलकर के 7% के करीब जो है महंगाई का निर्धारण करते हैं। इसके बाद में आता है आपके मकान, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान यानी आवास, तो आवास आपका तीसरा वर्ग है और ये लगभग 10% हिस्से को कवर करता है। तो 10% हिस्सा और जो है इसके अंतर्गत यहां पर सम्मिलित किया जाता है। 3 चीजें आपके पास हो गई। इसके बाद आपको चौथी चीज की जरूरत पड़ती है आज के समय में, वो है ईंधन। तो आपको चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो आपका घरेलू ईंधन हो, रसोई गैस का, वो ईंधन और प्रकाश मतलब बिजली, ये 2 चीजें जो है इनको भी हम महंगाई के निर्धारण में देखते हैं कि इनकी रेटों में क्या वृद्धि हो रही है। तो 7% के करीब ये भी संभालता है। फिर एक और जो चीज आती है वो आपको थोड़ा सा अचंभित कर देगी, वैसे उसको नहीं लिया जाना चाहिए था लेकिन लिया जाता है क्योंकि बड़ी मात्रा में लोग उनका प्रयोग करते हैं, और वो क्या है, नशीली चीजें जैसे कि पान, सुपारी, ठीक है, और तंबाकू। तो पान, सुपारी, तंबाकू इनका जो प्रयोग किया जाता है इसकी वजह से इनको भी हम अपने महंगाई में लेते हैं, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में लेते हैं, और 2% के करीब इसका योगदान यहां पर मिलता है। और लास्ट में जितनी भी बची हुई चीजें हैं उनको हम विविध में रख देते हैं और ये 28% के करीब जो है योगदान यहां पर करता है। तो हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके जो 6 मूल बिंदु हैं वो मैंने समझाने की कोशिश की है जिनसे इसका निर्माण होता है। पहला है खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ, दूसरा है कपड़ा और जूते, तीसरा है आपके आवास से जुड़ी चीजें, तो रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 आप याद रखिए। जब ये 3 मिल जाएगी तो फिर आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, पढ़ाई भी करेगा, तो उसके लिए उसको प्रकाश और ईंधन की जरूरत पड़ेगी। ये सब होने के बाद उसके कुछ शौक पलेंगे, वो पान सुपारी खाएगा, गुटखा खाएगा, तंबाकू खाएगा, तो वो उसमें आ जाएगा। और उसके अलावा वो जहां भी खर्च करता है बाकी चीजें वो विविध में आ जाती है। तो ये 6 चीजें मिलकर के और समूह के रूप में बनाती है हमारे सीपीआई संयुक्त को। तो जितने भी हमारे सीपीआई है उनमें ये जो शहरी, ग्रामीण और संयुक्त, उनके अंतर्गत ये कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उन्हीं के आधार पर हमारे मूल्यों का निर्धारण होता है। उसके आधार पर ही सरकार की योजनाएं बनती है, डीए आपका बढ़ाया जाता है। तो यह है दोस्तों सिंपल सा बिल्कुल एक प्रयास जिसके माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। इसकी पीडीएफ भी जो है आपको मिल जाएगी, जो ये जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है ये सारा का सारा। तो उसके लिए आप हमारा ऐप पर जरूर जाएं,
वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम का, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके लिए बहुत सा स्टडी मटेरियल है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, फिर से बात करेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।